प्रश्न है, अजमेर दरगाह से संबंधित विवाद में कितने पक्षों को नोटिस जारी किया गया है? 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष और 5 पक्ष है। चलिए बताइए, जो अजमेर दरगाह से संबंधित जो विवाद है, उस विवाद में कितने पक्षों को नोटिस जारी किया गया है? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें। कोई भी गलत नहीं करेगा। कोई भी गलत नहीं करेगा। और फटाफट क्लास को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं फटाफट। अजमेर दरगाह के संबंध में विवाद में कितने पक्षों को नोटिस जारी किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है। 3 पक्षों को नोटिस दिया गया था। 3 पक्षों को, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में किस नए जानवर का जोड़ा लाया जा रहा है? शेर लिया जा रहा है, शेर, तेंदुआ, जिराफ, बाघ। तो बताइए, जो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में किस नए जानवर का जोड़ा है वो लाया जा रहा है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं। कौन से जानवर को यहाँ पर लाया जा रहा है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर? हम्म चलिए कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर राइट होगा, जिराफ को लाया जा रहा है, जिराफ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर है जिराफ को लाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके यहाँ, ऑपरेशन लाडली का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम। तो चलिए बताइए, ऑपरेशन जो लाडली है वो किस उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा है? ऑपरेशन लाडली। चलिए बताइए इसका उद्देश्य क्या है? चलिए यहाँ पर इसका फटाफट आंसर बता दीजिए। हम्म चलिए लगा दीजिए यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा आपका। ये चला था 11 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक चला था। ये ऑपरेशन लाडली है। ऑपरेशन लाडली है, 11 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक चला था। तो इसका राइट होगा बाल विवाह रोकथाम। तो बाल विवाह रोकथाम इसका मुख्य उद्देश्य तो था। और आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। बाल विवाह रोकथाम के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और इससे अगर नीचे होता है तो वो बाल विवाह के अंदर आता है। और इस बाल विवाह के रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन लाडली है, ये चलाया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? हम्म बालिका योजना, महिला प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना, मातृत्व शक्ति योजना। चलिए बताइए, पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है, ये पहले किस नाम से जानी जाती थी? योजना का पहले नाम क्या था, ये पूछा यहाँ पर। हम्म, चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम्म है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका होगा इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना। ये पहले इस योजनाओं का नाम था इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना। तो सी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वरुण सागर नामक नाम किस स्थान के लिए प्रस्तावित है? फॉय सागर, किंग एडवर्ड्स मेमोरियल, होटल खादिम, अजय मेरू किला। तो ये वरुण सागर नाम है, ये किस स्थान के लिए प्रस्तावित हुआ है? वरुण सागर नाम किसके लिए प्रस्तावित हुआ है? किसके लिए ये प्रस्तावित हुआ? चलिए बताइए यहाँ पर सभी फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कमेंट कर दें इसका सभी की सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉय सागर। फॉय सागर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये फॉय सागर क्या है? तो फॉय सागर है झील है, फॉय सागर झील है। और फॉय सागर ये झील है, ये कहाँ पर है?
ये कहाँ पर है? तो ये फौज सागर झील है, ये अजमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद म- महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 18, 19, 20, 21? तो बताएं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव हुए थे 2024 के बाद में महिला सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई थी? कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या है इसके अंदर कितनी हो गई थी, ये बताना है। चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर फटाफट आंसर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 21। 21 सदस्यों की संख्या थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो उपचुनाव के बाद में जो सीटें थी वो थी बीजेपी की थी, 119 सीट थी बीजेपी की, 119। और बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस की सीट कितनी थी? तो कांग्रेस की सीट 66 थी। हम्म। हाँ, और निर्दलीय, निर्दलीय की सीट इसमें बात करें तो निर्दलीय की 8 सीटें थी। निर्दलीय की 8 सीटें थी। और यहाँ पर इसमें बात करें तो बाप, तो इसकी सीटें थी कितनी? 4 सीटें थी। तो ये उपचुनाव के बाद की ये सीटें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बीएसपी, बसपा की सीटें थी 2, बसपा की 2 ही सीट थी। और आरएलडी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 सीट थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं। तो चलिए बताइए, आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ है ये किसने किया था? किसने किया था आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आदिवासी महोत्सव की बात चल रही है, तो आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ है ये किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसका शुभारंभ किया था। तो इसका शुभारंभ है ये कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था इसका शुभारंभ? तो इसका शुरुआत है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर से शुरुआत की थी। कहाँ से? जवाहर कला केंद्र जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कवच फोर किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? बाल विवाह रोकथाम, संगन वाहन जांच, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन कवच 4.0 के बारे में बात चल रही है। तो ऑपरेशन कवच है, तो ये किस उद्देश्य के लिए ये इसकी शुरुआत की गई है? किसके उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की गई है? चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगहन वाहन जांच। संगहन वाहन जांच, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक कौन है? हरिभाऊ बांगड़े, श्री कृष्ण शर्मा, वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। आपका आंसर है तो यहाँ पर राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक पूछा। परिदृश्य पुस्तक थी, आर्थिक परिदृश्य पुस्तक थी, उसके द्वितीय संस्करण के लेखक है वो कौन है, ये यहाँ पर पूछा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। चलिए चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण शर्मा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या
कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन कहाँ किया गया? आमेर किला, अल्बर्ट हॉल, सिटी प्लेस, हवा महल। तो बताइए, पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या जो कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन है, कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट हॉल है, जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन यात्रा के तहत तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो जो सिंधु दर्शन, यहाँ पर सिंधु दर्शन यात्रा के बारे में है कि तहत जो तीर्थ यात्रियों का राज्य सरकार है वो कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है इस तीर्थ यात्रा के लिए। कितनी आर्थिक सहायता है जो राशि इसको प्रदान की जाती है? तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या देगा आपका? चलिए बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 15,000। बी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन है, यह हाल ही में किसने किया था? इसका उद्घाटन है किसने किया था? चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट आंसर बता दें। इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट? चलिए चलिए बताइए, सभी कमेंट में बताएं इसका आंसर। तो ये तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन है, ये किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। चलिए बताइए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो अधिकतम राशि है ऋण के रूप में जो राशि प्रदान की जाती है वो कितनी राशि प्रदान की जाती है? चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें, कितनी राशि प्रदान की जाती है? बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग जो प्रश्न आ रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी प्रकार के हर रोज क्लासें आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 50,000। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि भी स्वाभिमानी की पखवाड़ा भी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो बताइए, 15 नवंबर से 1 दिसंबर 2024, 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024, 20 नवंबर से 5 दिसंबर 2024, 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर बताइए, स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा का आयोजन है कब से कब तक किया गया? हम्म चलिए बताइए, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या है? हम्म तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण। चलिए बताइए इसका आंसर। ये तो यहाँ पर बात सक्षम जयपुर अभियान का बात हो रही है, सक्षम जयपुर अभियान है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्या था इसका उद्देश्य? सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था इस अभियान को चलाने का? चलिए बताइए। हम्म चलिए बताइए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी आज इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन फूल जनजाति डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य क्या है? डिजिटल कंटेंट तैयार करना, पारंपरिक जनजाति कला और डिजाइन को बढ़ावा देना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाना, कृषि उपकरणों का डिजाइन करना। तो यहाँ पर है, बात हो रही है जनजाति की, तो यहाँ पर है वन फूल जनजाति डिजिटल स्टूडियो जो है उसका उद्देश्य क्या है? हम्म तो क्या उद्देश्य है? क्या फोटो खींचने का उद्देश्य है इनका? फोटो, स्टूडियो तो फोटो या फिल्में ही बनती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए यहाँ पर आप है, इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में। सभी क्वेश्चनों के आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दिया करो, जिससे आपके लेवल का पता चलता है कि आपका आंसर राइट आ रहा है कि क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, सभी इसका आंसर है दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। क्या पूछा है कि राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया गया? नेशनल, तो बताएं यहाँ पर किस संस्थान के द्वारा ये दिया गया था? तो नेशनल ट्रेवल एसोसिएशन, कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स, इंडिया टूरिज्म बोर्ड, फिक, फिक्की टूरिज्म फेस्टिवल। चलिए बताइए इसका आंसर, कि जो राजस्थान पर्यटकों को जो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का पुरस्कार है, ये कौन सी संस्था को दिया गया था? किस संस्था को दिया गया था? चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम्म, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है कि कांडे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स। तो यहाँ पर आप बी वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे, तो सभी बी वाले ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जयपुर का 297वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 2024, 18 नवंबर 2024, 20 नवंबर 2024, 25 नवंबर 2024। तो जो जयपुर का 297वां स्थापना दिवस है, ये कब मनाया गया था? 297वां दिवस है जयपुर का। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट सभी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर का 297वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? चलिए बताइए बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? चलिए बताइए, जयपुर की स्थापना है वो कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना है वो 18 नवंबर, कब है? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना है वो सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। जयपुर की स्थापना है सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। हम्म तो यहाँ पर आपसे जयपुर का 297वां स्थापना दिवस पूछा है, तो वो कब मनाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 18 नवंबर 2024 को, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ई मंडी प्लेटफॉर्म के तहत किसानों को किस सुविधा का लाभ दिया जाएगा? सस्ता बीज और खाद, खेत से सीधी खरीद, ई ऑक्शन और ई भुगतान, कृषि यंत्रों की सब्सिडी और ऋण माफी। हम्म तो यहाँ पर बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई मंडी प्लेटफॉर्म, ई मंडी प्लेटफॉर्म की तहत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, रास्ता खोलो अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरुआत किया गया था? किसानों की फसलों की सिंचाई सुनिश्चित करना, गांव ढाणी और खेतों तक पहुंचाने का मार्ग सुगम बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण बढ़ाना, और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार। तो जो पर्सन यहाँ पर है आपका, रास्ता
खोलो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया? तो रास्ता खोलो अभियान है, ये किसके उद्देश्य के लिए ये अभियान चलाया गया था? हम्म, किसके लिए अभियान चलाया गया था? किस उद्देश्य के लिए? किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था? चलिए बताइए यहाँ पर सभी फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या होगा? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा गांव, ढाणी और खेतों तक पहुंचाने का मार्ग सुगम बनाना। तो खेतों ढाणी के अंदर जो रास्ता बनाने के लिए है, उसके लिए ये खोला गया है, खेतों ढाणी और को दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाया जा रहा है? 35 जिलों, 40 जिलों, 45 जिलों और 50 जिला। तो बताइए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान है, ये के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को विकास कार्य करवाया जा रहा है? चलिए बताइए, आंसर बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? चलिए यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 जिलों में। 40 जिलों में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो क्लास को लास्ट तक देखें आप। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, डूंगरपुर जिले में डूंगरबरड़ा और बांसवाड़ा जिले में किस जनजाति नायक के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? हम्म गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा, बासिया, सरपोटा, कालीबाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हम्म तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताओ, सभी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है कि बसिया सरपोटा। बसिया सरपोटा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। कोई भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर है, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर आप गलत करते हो तो आपका ये सोच लीजिए कि बेड़ा गर्क में है। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी है वो लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर। चलिए बताइए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर मेन क्या पूछा है कि जनजातीय गौरव दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा क्या? 15 नवंबर को। तो आप बताएं कि 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई थी? कौन सी जयंती बनाई गई थी? चलिए बताइए, 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती बनाई गई थी? तो वो जयंती थी 150वीं जयंती थी। ध्यान रखना है आपको, 150वीं जयंती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किस शहर में वर्चुअली किया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही के अंदर जन औषधि केंद्रों का जो शुभारंभ किया था, तो वो किस शहर में वर्चुअली किया था? इनका वर्चुअली शुभारंभ किया था। चलिए बताइए यहाँ पर सभी, क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है जयपुर। जयपुर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले में किस किस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा?
कौन से क्षेत्र पर? कृषि, शिक्षा, खेल, वन्य और उद्योग। एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पादन, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। फिर है ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और वन। फिर है शिक्षा, खेल, उद्योग, परिवहन और कृषि। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर बताइए कि पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले में किस किस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा? पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पादन, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किसके साथ किशोर किशोरियों को सशक्त करने के लिए एमयू साइन किया? किसके साथ? डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिफा, यूनिफा, यूनिसेफ। हम्म यूनिसेफ। चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर पूछा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किसके साथ किशोर और किशोरियों को सशक्त करने के लिए मूव साइन किया है? तो किसके साथ इन्होंने साइन किया है? हम्म चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा यूनिफा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूनिफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं की अत्यावश्यक सेवाएं कितने समय के लिए घोषित किया गया है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 महीना है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1962 जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा कितने समय के लिए घोषित किया गया है? कितने समय के लिए घोषित किया गया है यह बताना आपको। चलिए बताइए यहाँ पर। हम्म कोई भी इसका उत्तर है वो गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताते, सभी राइट आंसर बताइए। क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर है? तो वो हो जाएगा आपका 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए बी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किस विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था? खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजन बच्चों की उत्साहित करना, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, खेल के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यहाँ प्रश्न है कि उड़ान कार्यक्रम का आयोजन है किस विशेष उद्देश्य के लिए? जो उड़ान कार्यक्रम था उसका विशेष उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला राइट ऑप्शन, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्रांस की लेखिका एनी सोरेल ने राजस्थान पर आधारित अपनी ट्रेवल गाइड बुक किसे भेंट की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव रवि जैन, प्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम्म तो यहाँ पर पूछा है कि फ्रांस की जो लेखिका है एनी सोरेल ने राजस्थान पर आधारित अपनी ट्रेवल गाइड बुक किसको भेंट की? जो राजस्थान पर आधारित ट्रेवल गाइड बुक है वो किसको भेंट की थी? हम्म किसको भेंट की थी? चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर आ गया है पर्यटन सचिव रवि जैन को। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? 17, 25, 32, 40। चलिए बताइए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान है वो कितने देशों के प्रतिनिधि है जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं? आपको ध्यान रखना है ये सबमिट है, ये आपका 3 दिन चला था। ये सबमिट है 3 दिन चला था। और इसके अंदर कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो वो थे 32 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर
भाग ले रहे थे। तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो बताएं, जयपुर प्री समिट, एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया था? एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन। चलिए बताइए कहाँ पर इसका आयोजन है किया गया था। चलिए सभी फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन है 6 नवंबर को जयपुर में किया गया था। हम्म तो इसका आयोजन जयपुर के अंदर है, 6 नवंबर को इसका आयोजन है किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव देवनानी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेना, राजस्थान में नई नीति लागू करना, विश्व पर्यटन सम्मेलन में भाग लेना है। चलिए यहाँ पर बताएं कि वासुदेव देवनानी की जो ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य था, ऑस्ट्रेलिया यात्रा का जो उद्देश्य था, तो वो उद्देश्य क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। हम्म बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके लिए आ रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए अंदर आने वाले क्वेश्चन है, तो आप ध्यान पूर्वक इनको याद कर लीजिए और नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। हम्म तो यहाँ पर इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ टाटगढ़ रावड़ी अभ्यारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आपका अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? चलिए बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट होगा छठा। छठा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 6 अभ्यारण्य थे, जिनमें पहला अभ्यारण्य हो गया है रणथंबोर वाला हो गया। पहला अभ्यारण्य है रणथंबोर वाला। हम्म और फिर है दूसरा अभ्यारण्य है सरिस्का, सरिस्का वाला। सरिस्का वाला ये है अलवर के अंदर। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स कोटा। ठीक है, चौथा अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी बूंदी। रामगढ़ है विषधारी बूंदी। पांचवा है धौलपुर करौली। पांचवा धौलपुर करौली है। और छठा अभ्यारण्य है जो ये बना है कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, आपका छठा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में राजस्थान में किस झील में एवियन बोटुलिज्म रोग संक्रम सक्रिय हो गया, जिसके कारण प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो वो झील कौन सी थी? हम्म चलिए बताइए। राजसमंद झील है, फिर नक्की झील है, साबर झील है, डेबर झील है। तो ये इस झील के, ये कौन सी झील है जिसके अंदर बोटुलिज्म रोग जो सक्रिय हो गया था, और सक्रिय होने से इसके अंदर जो प्रवासी पक्षी है उनकी मृत्यु हो गई थी। इस रोग के कारण प्रवासी पक्षियों के अंदर, पक्षियों के अंदर ये रोग फैल गया। तो रोग फैलने से इनकी सामूहिक मृत्यु हो गई थी। हैं?
तो बहुत बड़ी हानि हुई थी। ये कौन सी झील थी? तो वो थी सांबर झील थी, सांबर झील थी है। तो इसके अंदर जो प्रवासी पक्षी है उनकी कितनी पक्षियों की मृत्यु हो गई? तो वो लगभग 600 प्रवासी पक्षियों की इसके अंदर मृत्यु हो गई थी। 600 प्रवासी पक्षियों की इसके अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 की मेजबानी कौन से विभाग कर रहे हैं? हम्म कौन से विभाग कर रहा है? चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 की मेजबानी है, ये कौन से विभाग कर रहे हैं? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो यहाँ पर आपका है पर्यटन विभाग और ऊर्जा विभाग। हम्म फिर है पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग, कृषि विभाग और पर्यटन पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग। तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्म चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या होगा आपका राइट आंसर? कोई भी गलत नहीं करेगा। हम्म सभी के सभी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आप सभी का बी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, महेंद्र सिंह मेवाड़ का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्ति से है? महाराणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर बात हो रही है महेंद्र सिंह मेवाड़ का संबंध है वो कौन सी ऐतिहासिक व्यक्ति से था, उनका संबंध है कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति से था? चलिए बताइए कौन से राजा महाराजाओं से उनका संबंध था? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा आपका? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। तो ये महेंद्र सिंह मेवाड़ है, इनका निधन हो चुका है। ये पूर्व सांसद भी थे, हैं? पूर्व सांसद भी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैं? तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करके रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, परसा कोयला खदान के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस रिपोर्ट की वैधता पर प्रश्न उठाया? राजस्थान उच्च न्यायालय की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट। हम्म चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा पर डिजिटलीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बढ़ाना, सरकारी इमारतों का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण, ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। चलिए बताइए यहाँ पर कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य, कायाकल्प जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं, हैं? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में एक बार इसका उत्तर जरूर दें। चलिए बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बढ़ावा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहकार किसान कल्याण योजनाओं के तहत सरकार पर कृषि ऋण चुकाने पर किसानों को कितना ब्याज अनुदान मिलेगा? 5%, 6%, 7%, 8%? चलिए बताइए कि सरकार किसान कल्याण योजना के तहत समय पर कृषि ऋण चुकाने पर किसानों को कितने ब्याज ब्याज है जो अनुदान मिलेगा, कितना ब्याज अनुदान है उनको मिलेगा? तो बताइए यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हम्म तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7%। 7% अनुदान मिलेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत किस किस क्षमता वाले विश्व स्तरीय सौर पार्क की स्थापना की जाएगी?
तो यहाँ पर राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा है कि ऊर्जा के नीति के तहत किस क्षमता वाले विश्व स्तरीय सौर पार्क की स्थापना की जाएगी। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। 1000 मेगावाट, 2245 मेगावाट, 35 मेगावाट और 5000 मेगावाट। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत किस क्षमता वाले विश्व स्तरीय सौर पार्क की स्थापना की है। हम्म कितनी क्षमता वाले विश्व स्तरीय सौर पार्क की स्थापना की है, कितनी क्षमता है उसकी। चलिए बताइए, इसकी क्षमता पूछिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2245 मेगावाट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह के लिए दंड क्या है। 6 महीने की सजा और 50,000 जुर्माना, 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना, 1 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना, केवल जुर्माना। तो बताएं बाल विवाह के लिए दंड क्या है, बाल विवाह के लिए जो जुर्माना या दंड है, सजा है, वो क्या है। हम्म चलिए बताइए यहाँ पर। जो बाल विवाह है वो है लड़की की उम्र 18 साल से नीचे और लड़के की उम्र अगर 21 साल से नीचे है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो विवाह के अंतर है 18 साल और 21 साल माना गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 साल की सजा और 1 साल तक का जुर्माना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किन राज्यों को मुख्य रूप से लक्षित करता है। तो किन राज्यों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये तो नहीं है, ये आपका गलत है, ये तो नहीं होगा। हम्म तो बताइए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किन राज्यों को मु, अ, मुख्य रूप से लक्षित किया है, कौन से राज्य को किया है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो। तो सभी विद्यार्थियों को बी ऑप्शन राइट है करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को कितनी प्रतिशत से कम करना है। तो 10%, 5%, 15%, 20%। चलिए बताइए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है का उद्देश्य है वो किस वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को कितना प्रतिशत से कम करना है, कितना प्रतिशत है कम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5%। कितना, तो 5% है तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को कर लेना है और क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।